हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। हालांकि प्रोटीन का टॉपिक मेनली आज करना था हम लोग को, लेकिन प्रोटीन के बारे में कुछ बेसिक बातें जो हमने आपको पीछे क्लास में बताया। क्या बताया था हमने कि एमिनो अम्ल जब पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जब जुड़ेगा तो प्रोटीन का निर्माण करता है। एमिनो अम्ल जो होता है जब पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। आप स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे आपको क्लियर करते हैं। देखिए, तो इसमें मैंने बताया आपको कि एमिनो अम्ल जुटेगा इसके साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, तो उसी के अकॉर्डिंग इनका स्ट्रक्चर भी बनेगा H2N CH2। अब पढ़ रहे चैप्टर, हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। क्या चैप्टर के टॉपिक का नाम है हमारा? प्रोटीन। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या होगा कि H2N CH2 और क्या बनाएंगे ये, इसके साथ आपका COOH, ये जुटा रहेगा। अब प्लस में सेम कंडीशन में इधर आएगा, फिर ये रिपीटेशन होगा। प्लस में ये H2N फिर से आएगा एमिनो अम्ल, तो आपका क्या हो जाएगा H और H। मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ ये समझ में आएगा। H2N ये वास्तव में H2N ही है आपका, मैंने इसे अलग अलग लिखा है। और ये फिर CH2 का बॉन्ड जो है CH2 का बॉन्ड, और प्लस में इसके साथ क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, राइट। अब इस कंडीशन में ये बन गया। इसके साथ में जब ये आपका रिएक्शन करता है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगा ये क्या बनाता है? H2N बनाएगा, प्लस में क्या ये CH2 बनाएगा, ठीक है। और CH2 मिलके आपका क्या होगा? ये CO बनाएगा, CO। और इनके साथ में ये आपका कंडीशन है, यहाँ जुड़ जाता है CaHN, ठीक है। और प्लस में ये आपका बच जाएगा CH2 और CH2 और COOH, राइट। और यहाँ पे जो बच जाएगा आपका वो H2O जो होता है बाहर निकल। क्लियर है आप लोग को? अब देखिए, इतना बड़ा देख के घबराइए नहीं, ये बड़ा नहीं है। ये आपका सूत्र फॉर्मूला बिल्कुल छोटा है। ये आपका एमिनो अम्ल, ये क्या आपका एमिनो अम्ल, यानी कि आप इसे कह सकते हैं क्या? ग्लिसराइड कह सकते हैं इसे, ठीक है, या ग्लिसरीन कह सकते हैं, एमिनो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वास्तव में यह आपका, ये सीधा समझिए कि ऊपर लिख देते हैं, आसानी रहेगा आपको समझने के लिए। NH2 और CH2 और साथ में COOH के बॉन्ड से आपका, ये शॉर्ट में याद रखिएगा। तो कंडीशन यहाँ पे बनने के बाद ये बनेगा। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड रहा है यही आपका पेप्टाइड, यह जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इसी को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड, या पेप्टाइड बंधन या पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पे इन दोनों को अलग करके क्यों लिखा है ये भी बता देते हैं आपको, कि ये दोनों अलग करके इसलिए लिखा है कि ये दोनों बाहर जाने वाले, हाइड्रोजन के दो अर्थात H2 और ऑक्सीजन का एक अर्थात कि H2O जो होगा बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसे बाहर लिखा है ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। क्लियर? तो इस तरह से हमारा जो ये बन के तैयार होगा, ये आपका एमिनो अम्ल, ये आपका ग्लिसरीन, ये आपका ग्लिसरीन वाला पार्ट, और ये आपका क्या? ये भी आपका एमिनो एसिड ग्लिसरीन, ये भी एमिनो एसिड। अब इस कंडीशन में क्या हो गया? दो एमिनो है, दोनों तरफ क्या है? ये भी एमिनो और ये भी एमिनो, और इन दोनों के दोनों किन से जुड़े हुए हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड से। तो कहता है कि जब दो एमिनो एसिड किसी पेप्टाइड बॉन्ड से जुटेगा तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटीन के नाम से जानेंगे। क्लियर है? अब प्रोटीन के पहले क्या था कि प्रोटीन में एक सिद्धांत चलता था, वैज्ञानिकों ने माना। उस वैज्ञानिक का नाम हम आपको बता दें, ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम है बीटल और टैटम। क्या नाम था? बीटल और टैटम, ये दो वैज्ञानिक थे। आपको पता है कि वैज्ञानिक का मतलब सीधे शब्दों में कह लीजिए कि पागल है। सीधे शब्दों में क्या कह लीजिए कि पागल है। जनरली वैज्ञानिक मतलब पागल। तो आप बात कर लेते बीटल और टैटम में, दोनों, इन दोनों ने क्या मान लिया? इन्होंने कहा कि जो आपका एमिनो एसिड है, अर्थात कि जो जीन है, एक जो जीन बनेगा तो वह सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम से बनेगा। किससे बनेगा?
एक एंजाइम से बनेगा। तो इस दोनों ने एक नियम निकाल दिया, बिडल और टेटम ने एक नियम निकाल दिया कि एक जीन एक एंजाइम। एक नियम क्या निकाला? एक जीन एक एंजाइम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट कि ये किसके द्वारा दिया गया है या ये नियम क्या है? एक जीन एक एंजाइम, यह नियम है। किसने निकाला? बिडल और टेटम ने। जब आगे बात लोगों के समझ में आए, लोगों ने अगला प्रयोग किया तो कहा भाई कुछ तो ऐसे भी जीन है जो एक से अधिक एमिनो एसिड से बने होते हैं। मतलब क्या? इनके अंदर यह एक पेप्टाइड नहीं बल्कि पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पॉलीपेप्टाइड मिलेंगे हमें, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा, यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड नहीं, पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे आपके पेप्टाइड मिलेंगे। तो उस कंडीशन में फिर ये नियम कैसे फॉलो होगा? तो क्या भाई घबराने की बात नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक जीन एक एंजाइम एक जीन जीन का नियम काम नहीं चलेगा। अब नियम को चेंज करो और नया नियम बनाओ। इसके आधार पे ये जो लोगों ने कहा कि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड भी मिल सकते हैं एक जीन के अंदर, तो नियम यह जो था पहले, इस नियम में भी बदलाव कर दिया गया। उसके बाद एक नया नियम क्या बन गया कि एक, ध्यान से समझिएगा, एक पॉलीपेप्टाइड एक एंजाइम। बात समझ में आ रहा है? एक पॉलीपेप्टाइड एक एंजाइम। अब बोलो क्लियर हो गया? तो पहले नियम ये था, अब नियम बदल के क्या हो गया? एक पॉलीपेप्टाइड एक एंजाइम। क्लियर है आप लोगों को? तो ये क्या हो गया? प्रोटीन बनने का ये नियम। ठीक है, प्रोटीन की संरचना की चर्चा हमने करी थी अगले क्लास में। प्रोटीन की संरचना चार तरह की, इससे आपका रैखिक रूप में होगा, कुंडली के रूप में होगा, गोलाकार के रूप में होगा, श्रृंखला के रूप में। चार तरह के होते हैं। रैखिक, याद ही कर लीजिए, जैसे रैखिक, कुंडली, गोलाकार और आपका श्रृंखला, यानी कि चैन हो। चार कंडीशन टोटल। आपका क्या कहते हैं? रैखिक रूप में, मतलब सीधा हो, लीजिए ना फोटो बनाए थे सिंपल, ये सीधा हो। श्रृंख आपका क्या कहते हैं? रैखिक। कुंडली की अवस्था में हो तो दूसरा हो गया। अगर एक कुंडली बढ़ के गोलाकार हो जाए तीसरा फॉर्म हो गया। और चौथा क्या हो जाए? चैन की तरह बना ले, लंबा चैन की तरह बना ले। तो तीन चार कंडीशन, टोटल कितने कंडीशन हो गए? चार। कितने कंडीशन? प्रोटीन की संरचना के चार कंडीशन। अब बात आती है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता कैसे, यानी प्रोटीन वर्क कैसे करता है, अर्थात प्रोटीन बनता कैसे है, इनके बारे में जानने की बात आती है। तो प्रोटीन बनने की आपका जो क्रिक है, उनके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोटीन बनता क्या है, तैयार कैसे होता है। ठीक है, चलिए ऊपर प्रोटीन का स्ट्रक्चर आने देते हैं, सिर्फ मैं बताता हूँ नीचे के मिटा के पार्ट को कि ये बनता कैसे, प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है। तो वास्तव में इसमें तीन क्रिया लगती है। इसमें टोटल कितनी क्रिया होती है? तीन क्रिया। और तीनों क्रिया का नाम बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा, ये तो तीनों में कंफ्यूज हो जाएगा। एक होता है रेप्लिकेशन, एक होता है आपका रेप्लिकेशन, दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरा होता है आपका ट्रांसलेशन। कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर सिर्फ ध्यान से समझिएगा, तीनों को तीन तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है द्विगुणन, मतलब जैसा है वैसा आपको फिर से कर दीजिए, फिर आपका हो जाएगा रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जब क्या हो कि नए रूप में आ जाए, नए रूप दे दे, नया चीज बन के आए, या नया बन के आए, नया बन के आए। ये आपका बुक की लाइन नहीं है, मैं आपको याद कराने के लिए तरीका बता रहा हूँ। नया चीज कुछ बन के आए। और ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ रूप में बदलाव। कहते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मतलब क्या? रूप ही तो बदलते हैं, तो रूप में बदलाव। तो इस तीन कंडीशन को हम लोग को, इन तीनों के आधार पे क्या बनेगा हमारा? प्रोटीन जो होगा, प्रोटीन का संश्लेषण, अर्थात कि प्रोटीन तैयार होगा। अब जरा समझिए कि क्या होगा, क्या होता है, फोटो से समझिए। ये आपका डीएनए, क्लियर है? डीएनए क्या करता है? डीएनए जब द्विगुणन करता है, अर्थात कि रेप्लिकेशन करता है, तो रेप्लिकेशन करके क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। माने डीएनए टूटा, एक नया चीज बना।
क्या बना लिया, एक नया चीज बनाया, तो यह क्या बन गया हमारा, आरएनए बन गया। ठीक है, रेप्लिकेशन के द्वारा अब क्या होगा कि आरएनए जो होगा, आरएनए जो होगा, या जो आरएनए था रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए से आरएनए बना। अब आरएनए क्या करेगा कि एम आरएनए में जाएगा, तो एम आरएनए का कंडीशन क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। ध्यान से समझिए, डीएनए जो होगा रेप्लिकेट किया, यानी अपने ही जैसा चीज बनाया। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है आपका, ये डीएनए था और डीएनए से डीएनए ही बना, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रेप्लिकेशन, सॉरी रेप्लिकेशन पहला केस, अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं द्विगुण रेप्लिकेशन। अब क्या हो गया कि यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बन गया, तो एमआरएनए बन गया, एक नया चीज बना। जब नया चीज बना तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर, और यह एमआरएनए से जब यह क्रिया प्रोटीन के रूप में आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए बन जाए, यह क्रिया क्या बन जाए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए बन जाए, अर्थात कि प्रोटीन बन के तैयार हो जाए। क्या बन के तैयार हो जाए, प्रोटीन वाला मैटर तैयार हो जाए, तो यह क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। बोलिए क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं आपको कि जब डीएनए है और इस डीएनए से आपका डीएनए फिर से बन गया, तो ये हो गया रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए बन गया, और डीएनए से फिर एमआरएनए में चला गया, तो यह क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, मतलब कि रूप बदलाव हो गया। और एमआरएनए क्या कर दिया कि अपना रूप बदल के प्रोटीन को सिंथेसाइज कर दिया, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। क्लियर है, मतलब कि प्रोटीन बनने की कुल 3 क्रिया है, 3 स्टेजेज है। एक आपका द्विगुणन अर्थात रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा क्या आपका ट्रांसलेशन। क्लियर है, 3 क्रिया के द्वारा क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बन के तैयार हो। क्लियर है सब किसी को। सभी ने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है, और इस कंडीशन के द्वारा ही क्या होता है कि इस कंडीशन के द्वारा ही आपका क्या कहते हैं, प्रोटीन तैयार होता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, जब आगे रिसर्च हुआ तो लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें भी परिवर्तन होते हैं। तो लोगों ने कहा भाई ऐसा कैसे परिवर्तन हो सकता है, तो कहा कि देखिए, कैंसर का रोग जब होता है आपको, तो उसमें क्या होता है कि कैंसर के रोग के लिए जब आपके बॉडी के अंदर, जब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात कि सूक्ष्म जीव आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, तो आपके सेल में जाता है। कहाँ जाता है, आपके सेल में जाता है। सेल में जाएगा, सेल में जाने के बाद सीधा पहुंचता है अटैक किस पे, केंद्रक पे पहुंचता है। किस पे पहुंचेगा, केंद्रक पे पहुंचेगा। बाहर से जो सूक्ष्म जीव गया हुआ है उसके अंदर सिर्फ आरएनए है। अब आरएनए जब अंदर जा गया, तो आरएनए क्या करता है कि आपके डीएनए को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, डीएनए को। तो आरएनए का जो क्वालिटी हो गया वो किसमें चला गया, डीएनए में। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि डीएनए से हमारा आरएनए जा रहा है। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, तो समझ में आएगा। यहाँ पे सूक्ष्म जीव आपके अंदर गया और अंदर जाके आपके कोशिका में विकृति लाई। मैंने आपको बताया था कि कैंसर का रोग का मतलब होता है कि आपके कोशिका में विकृति आ जाना। ठीक है, जनरली इसलिए कहा जाता है कि जब फर्स्ट स्टेजेज होती है, तो जनरली उस भाग को अगर काट के हटा दिया जाए, या फर्स्ट स्टेजेज में अगर आपका उपचार प्रॉपर्ली हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज में जाते तो कीमो का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड स्टेज में तो फिर ऊपर वाले के भरोसे रहता है। क्लियर है। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या हो गया कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरएनए अंदर जाता है, और आरएनए जाने के बाद आपके केंद्र में अटैक बोल के डीएनए को प्रभावित कर देता है। किसको प्रभावित करता है, डीएनए को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस पे हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन हो जा रहा है उल्टा। आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन किस पे हो रहा है, डीएनए पे, अर्थात कि आरएनए प्रभावित करके डीएनए बना रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तो उल्टा हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो फिर ये वैज्ञानिक ने कहा कि दोनों कंडीशन हो सकते हैं, डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, या फिर आरएनए से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इससे हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो इससे इन्होंने नाम दिया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अर्थात क्या, अब जो हो गया प्रोटीन बनने का 3 तरीका, कौन सा, एक रिप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, और आपका क्या, ट्रांसलेशन बन जाए।
फिर दूसरा कंडीशन है कि रेप्लिकेशन, उसके बाद रिवर्स रेप्लिकेशन और उसका ट्रांसलेशन हो जाए। तो कहने का मतलब ये कंडीशन दो तरह से बन सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दोनों कंडीशन हो सकते हैं। दोनों कंडीशन को आप लिख लीजिए अलग अलग। ये रेप्लिकेशन के लिए समझ में आ गया होगा, इससे लिख लीजिएगा कि जब क्या हो, डीएनए अपने ही टू कॉपी के, अपने ही जैसे नए डीएनए की उत्पत्ति करेगा, नए डीएनए की उत्पत्ति करेगा, नए डीएनए की उत्पत्ति करे, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा हमारा, तो इससे हम लोग कहेंगे रेप्लिकेशन। दूसरा क्या है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे, जब डीएनए क्या करे, जब डीएनए आरएनए में, जब डीएनए आरएनए में क्या करे, जब डीएनए आरएनए में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ट्रांसलेशन क्या होगा भाई, आपका आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसाइज, प्रोटीन को संश्लेषित करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना, यह क्या कहलाएगा भाई, ये प्रोटीन को संश्लेषित करना ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो ये हो गया आपका 3 कंडीशन। उसके बाद क्या होता है, चौथा कंडीशन होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन का, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। लिख लीजिए भी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। चौथा कंडीशन है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि आरएनए परिवर्तित होकर डीएनए को प्रभावित करेगा, डीएनए को प्रभावित करता है, डीएनए को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा, यह कंडीशन कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। ये चौथा हो गया आपका। तो क्लियर है आपको, 4 क्लियर हो गए क्रिया, जिनके फलस्वरूप क्या तैयार होगा हमारा, प्रोटीन तैयार होगा। क्लियर है। अब प्रोटीन तैयार होने के लिए हमने कंडीशन जाने 4 कंडीशन जाने कि प्रोटीन कैसे बनेगा। अब वास्तव में प्रोटीन हमने कर लिया कि ऐसे बनेगा, लेकिन वास्तव में इनके अंदर बात आती कि जेनेटिक कोड कैसे डाला जाता है। हमने सिर्फ ये जाना कि आपका डीएनए से आरएनए बदल गया, आरएनए से आपका प्रोटीन बन गया, लेकिन सीधे शब्दों में जान लिया, लेकिन डीएनए में ऐसा क्या चेंजेज हुआ कि आरएनए बन गया, डीएनए में ऐसा क्या चेंजेज कि आरएनए बन गया, आरएनए में क्या चेंजेज कि आपका प्रोटीन बन गया। तो इसके अंदर आपका क्या चेंजेज होता है ये जान लीजिए थोड़ा सा। ये क्लियर है आप लोग को, ये 4 केसेस। ये आपका डायग्राम रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि उसमें घटना क्या हो रही है। अब केस को जरा समझिए एक बार। इस केस में क्या जानेंगे हम लोग कि किस रूप में आपका ये डीएनए और आरएनए, इनके जो होते हैं, जो कोड होते हैं, जेनेटिक कोड, ये इसके अंदर काम कैसे करते हैं, जेनेटिक कोड इसमें काम कैसे करेगा। अब बात आती होगी जेनेटिक कोड की, तो सोच रहा हूँ कि जेनेटिक कोड क्या होता है भाई। तो जेनेटिक कोड अभी तक पढ़ते आए हैं और पूरा चैप्टर हम लोगों ने सिर्फ इसी के बारे में जाना है, डीएनए और आरएनए के बारे में। तो बात कर लेते हैं हम लोग, पहले हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजनी बेस की। तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस कितने होते हैं, नाइट्रोजन बेस सिर्फ 4 होते हैं। कितने होते हैं, सिर्फ 4। अब पूछेंगे कौन कौन है, सबको पता है, हम शॉर्ट में लिखते हैं ए, जी, टी और सी। आप समझते रहिएगा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्या। उसके बाद नाइट्रोजन बेस हो गया। लेकिन अगर बात कीजिएगा तो इसके अंदर एक आपका, उसमें एक आपका प्रोटीन के अणु के अंदर जो एमिनो एसिड होंगे, जो एमिनो एसिड्स होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या होगी 20, संख्या उनकी होगी 20। अब जरा समझिए कि 20 संख्या होगा 4 के साथ कैसे कोऑपरेट करेगा। नाइट्रोजन बेस तो 4 ही है और करना क्या है, इसे 20 करना है। तो 20 के कंडीशन में ये 20 को कैसे आपका क्लियर करेगा,
तो 20 के कंडीशन में देखने के लिए कहा गया कि चलो भाई चेक कर लिया जाए कि 20 को ये कैसे कन्वर्ट करेगा। तो 4 के लिए क्या कर लिया गया, पहले दो कोड रखा गया। 4 के लिए क्या किया गया, पहले एक कोड रखा गया तो 20 है। अब 20 में 4 कोड किया गया तो सिर्फ 4 को कवर करेगा, 16 कोड हमारा खाली बच गया। तो फिर क्या किया जाए, लेकिन करना तो पूरे अमीनो एसिड के साथ है, न्यूक्लिक बेस को कोड करना है। तो उस कंडीशन में 4 से तो काम चलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में कहा गया कि चलो भाई 1 से काम नहीं चल रहा, तो अब दो कोड का लगाते हैं। कितने कोड का लगाते हैं, दो कोड का सब में लगाते हैं। तो ये 4 था सिर्फ, अब दो कोड का लगाएंगे तो 4 का कोड मिल जाएगा आपका। तो ये 16 हो गया। कितने बन गए, 16 बने। ये पहले 4 का था, सिंगल सिंगल लगा रहे थे तो 4 ही बन रहा था। जब डबल कर दिए इसका 4 को, जब डबल कर दिए बेस को तो हमारा 16 बन गया। अभी भी हमें कितने चाहिए, अभी भी हमारा 4 घट रहा है। हमारे पास तो एमिनो एसिड कुल कितने हैं, 20 है। तो हमने एसिड का आपका जो बेस था, बेस का सिंगल सिंगल फेज लेके हमने कोशिश किया, ट्राई कर, तो सिंगल सिंगल से काम नहीं बना। जब हमने डबल की कोशिश करी तो डबल से भी करके देख लिया हम लोगों ने, 16 ही बने। कितने बन रहा है, सिर्फ आपके 16 बन रहा है। तो 16 से भी काम कैसे चलेगा भाई, 16 से भी हमारा काम नहीं चला। तो 16 से काम नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, तो 16 से काम नहीं चला तो उसके बाद हुआ कि 2 से भी काम नहीं चलेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में हमें 3 का सहारा लेना पड़ेगा। तो 3 का सहारा लिया गया तो 4 का 3 पेयर किया गया। तो कितने हो गए, अब हो गए 64। अब 64 क्या होते हैं कि अब ये 64 जो होते हैं 20 को कंट्रोल करते हैं। कितने को कंट्रोल करते हैं, 20 को। जो ये 64 है, यह 64 हमारा कहलाता है न्यूक्लिक कोड। क्या कहलाता है, न्यूक्लिक कोड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि न्यूक्लिक कोड के अंदर एमिनो एसिड के अंदर एक जो एमिनो एसिड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कितने बेसेस का बना होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी हमने बताया कि एमिनो एसिड के 3 लेयर है, 4 का कर रहे हैं ना, तो 3 आपका क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोजनी बेस मिला हुआ है। कितना मिल रहा है, 3 नाइट्रोजन। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे मैं ले लेता हूं AgC, ये AgC 3 मिल गया, तो ये तीनों मिलकर क्या बन गया, एक आपका क्या बन गया, कोड बन गया। क्या बन गया, न्यूक्लिक एक कोड बन गया। बात समझ रही, मैंने एग्जांपल दिया, अब इस कोड का मीनिंग नहीं निकालिएगा अभी, ठीक है। ये कोड का मीनिंग निकालना ही बताएंगे कि इसको क्या कहेंगे। तो AgC मैंने दे दिया। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एक एग्जांपल देखिए आपको देते हैं आपको, ACA यह कंडीशन है। ACA ये हमारा एक कोड है, और ACA को हम क्या कहते हैं, ACA को हम लोग कहते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ये आपके एसिड जिस रूप में कोड होंगे उसका नामकरण भी बदलेगा, तो वो जानेंगे बाद में। पहले ये जानिए कि कोड कितने कितने का लेयर लिया गया, 3 का लिया गया, और 3 के लेने के बाद हमारा क्या हो गया, 64 बना है जो 20 को कंट्रोल कर रहा है। और यह क्या है, आपके 3 नाइट्रोजन बेस से मिलकर कोड बन के तैयार होगा। क्लियर है आप लोग को, ये क्लियर है। इससे हम लोग जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। जो 3 का पेयर बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। क्लियर है। अब जेनेटिक कोड क्या हो गया, जेनेटिक कोड क्लियर हो गया, तो जेनेटिक कोड के बारे में जान लीजिए, इसके कुछ गुण, ठीक है। जेनेटिक कोड के गुण, इसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक कोड। तो इसका क्वालिटी जान लीजिए, इसका फायदा क्या होगा। इसको मिटाना पड़ेगा, हालांकि जरूरत इसकी पड़ेगी अभी। देखिए जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के गुण, कि जेनेटिक कोड के गुण क्या क्या होंगे। पहला नंबर, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। ट्रिपलेट का मतलब 3 के रूप में होगा, जैसे ACA हो गया तो 3 के रूप में है ना, तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। दूसरा नंबर पर बात कीजिएगा तो क्या होंगे, ये आपका कॉमा रहित होंगे। कॉमा रहित होंगे मतलब क्या, कि आपका ACA है तो फिर यहाँ पे कॉमा देके तब आपका CAA नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, यह कॉमा नहीं रहेगा, ये कॉमा रहित है। तीसरा नंबर, यूनिक क्वालिटी रखेगा, यूनिक गुण रखेगा।
यानी कि एक कोड जो होगा, एक कोड के अंदर एक ही जेनेटिक गुण होगा, एक क्या होगा, एक जेनेटिक गुण होगा। ठीक है। चौथा नंबर सर्वव्यापी होगा, सर्वव्यापी होगा। सर्वव्यापी का मतलब एक कोड हर जगह पर एक ही क्वालिटी देगा, एक कोड जो होगा कहीं भी समान क्वालिटी देगा, समान गुण का प्रदर्शन करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी क्या हो गए, कुछ फायदे हैं। ठीक है। उसके बाद क्या, ये आपका, इसके अलावा आपका अस्पष्ट, अस्पष्ट क्वालिटी हमें दिखाता, स्पष्ट गुण दिखाता। अस्पष्ट गुण का मतलब क्या हो गया कि यह क्या करेगा कि एक बार जो गुण दिखा दिया फिर इस गुण में बदलाव नहीं आएगा जब तक आप इसके कोड में बदलाव नहीं करेंगे। मतलब जो गुण होगा बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर एंड कट होगा। तो इस तरह से 5 हमने आपको बताया क्या, जेनेटिक कोड के फायदे बताए कि एक आपके क्या क्या गुण होंगे जेनेटिक कोड के। अब जरा बात कर लेते हैं कि किस रूप में आपका ये बनेगा। ठीक है। ये तैयार बनके कैसे होगा, आप इसे एक क्या कीजिए, एक फोटो के माध्यम से समझिए, ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। प्रोटीन कहना आसान है, प्रोटीन के बारे में समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये हो गया आपका, ये 5 वाला हो गया और ये 3 वाला हो गया, राइट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैं जहां पे मार्क आउट कर रहा हूं, यहां पे मान लीजिए कि ये शुरू हो गया, आरएनए का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया, आरएनए का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। यहां से आरएनए अपना बनना शुरू किया, पहले कंडीशन में आरएनए बनना शुरू किया। अब क्या कंडीशन होगा कि अब दूसरे कंडीशन में देखिएगा, तो दूसरे कंडीशन में ये आपका चेंज कर देगा इसका। ठीक है, ठीक है, यहां तक। इसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन भी फिर इसी तरह से निकल के आएगा। अब जरा देखिए कि यहां पे क्या होगा कि यहां पे डायरेक्शन बदलेगा। ये 5 वाला हो गया कॉर्नर, और ये क्या हो गया आपका 3 वाला कॉर्नर। ठीक है। अब क्या हो गया कि जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपने स्टार्टिंग पॉइंट किया था, स्टार्ट किया था, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, यह आपका यहाँ पे आने के बाद ये अपना वृद्धि विकास शुरू कर, अपना क्या कर दिया, वृद्धि शुरू कर दिया। अर्थात क्या, एमआरएनए वृद्धि करना शुरू किया, एमआरएनए क्या करना शुरू किया, वृद्धि करना शुरू कर दिया। कहां से, 5 वाले कार्बन वाले छोर से, 5 वाले कार्बन छोर से 3 वाले कार्बन छोर की तरफ। क्लियर है, एमआरएनए का वृद्धि शुरू हुआ, और लास्ट का कंडीशन जो होगा वह 2 कंडीशन में बढ़ जाए। देखिए कंडीशन, ये कंडीशन आपका यहां से जाएगा, ये बन गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे एक पार्ट और एक पार्ट यहां पे, दोनों तरफ क्या हो रहा है कि एमआरएनए जो हो रहा है संश्लेषित हो रहा है, अलग अलग कंडीशन में। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि एमआरएनए हमारा संश्लेषित हो रहा है। तो कंडीशन 3 हो गए, आरएनए का स्टार्टिंग पॉइंट जिसे हम लोग प्रारंभन कहते हैं, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट एमआरएनए का वृद्धि 5 to 3 की तरफ, और तीसरा तरफ प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, 3 कंडीशन में आपका क्या होता है कि प्रोटीन बन के तैयार होता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रत्येक एंजाइम्स का एक अपना अपना रोल होगा, प्रत्येक एंजाइम्स का क्या होगा, अपना अपना रोल होगा कि वो बनाएगा कैसे, कि किस रूप में इनके अंदर कार्य
होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये बन के आपका तैयार होगा। कौन? आपका क्या कहते हैं, प्रोटीन बन के पूरा तैयार होगा इसी कंडीशन में। इसमें 3 कंडीशन होता है कि प्रारंभन और आपका प्रारंभन यानी स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड वृद्धि का पॉइंट, और तीसरा समापन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? समापन। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये काम कैसे करेगा। इनके अंदर जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होगी, इन सभी स्टेजेज में, सभी स्टेप्स में कैसे काम करते हैं, इनको सभी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। आशा फ्रेंड्स आज आपको प्रोटीन की सारी क्रिया समझ में आ गई होगी कि प्रोटीन बनता कैसे है। ठीक है, कल हम लोग जानेंगे आपका तीनों स्टेजेज को अलग अलग रूप में, थोड़ा विस्तृत रूप में जानना है आपको, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, और आपका एक और रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, और ये खत्म होने के बाद हम लोग जीन म्यूटेशन का आपका थोड़ा सा केस देखेंगे, उसके बाद आगे की घटना हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।